नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजेंद्र सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के फोर्थ ऑप्शनल पेपर बी का, जो कि है आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन। तो पर्यावरण शिक्षा जो है उसके बारे में उसके फर्स्ट यूनिट का आज का हमारा लेक्चर है। और इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि पर्यावरण क्षरण और इसका प्रबंधन क्या है। तो दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि आज हवा इतनी प्रदूषित क्यों हो रही है, नदियाँ इतनी गंदी क्यों हो रही हैं और जलवायु परिवर्तन की समस्या इतनी गंभीर क्यों बनती जा रही है? दरअसल इन सभी समस्याओं के पीछे एक बड़ा कारण पर्यावरण क्षरण है, जिसको हम इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कहते हैं। तो इस वीडियो में हम आज विस्तार से समझेंगे और ये समझेंगे कि पर्यावरण क्षरण क्या होता है, इसके मुख्य कारण क्या हैं, पर्यावरण क्षरण के दुष्परिणाम क्या हैं और सबसे महत्वपूर्ण इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, ताकि हम अपने पर्यावरण को संतुलित सुरक्षित बना सकें। तो आज के इस वीडियो में हम ये आपका पर्यावरण क्षरण और इसका जो प्रबंधन है इसको बहुत ही आसान और भाषा में और एग्जाम्पल्स उदाहरण के साथ समझेंगे कि पर्यावरण क्षरण क्या है और इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आप चैनल पे आए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो सब्जेक्ट्स हैं आप उनका वीडियो लेक्चर नहीं देखे हैं, तो उनकी अलग अलग प्लेलिस्ट आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। आप उन प्लेलिस्ट में जाके वीडियोज़ देख सकते हैं और साथ में उनका PDF नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और साथ में टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप चैनल भी मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपको किसी भी तरह का कोई डाउट है, कुछ भी पूछना है या आपको अपने बीएड से रिलेटेड हमेशा अपडेट रहना है, तो फिर आप हमारे साथ ज़रूर जुड़िए टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से, जहां पर आप हमें डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, टेक्स्ट के द्वारा आप हमसे कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ज्वाइन करना नहीं भूलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो लेक्चर है। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि पर्यावरण जो है इसका मीनिंग क्या है। तो हम जो पढ़ रहे हैं अभी फर्स्ट यूनिट, इसमें हम देख रहे हैं पर्यावरण। तो पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने पर्यावरण के बारे में ही बताया था कि पर्यावरण क्या होता है। तो देखिए, पर्यावरण शब्द जो है ना वो दो शब्दों से मिलके बना है, जिसमें आपका एक है क्या, परि। परि मतलब होता है कि चारों ओर, और आवरण का मतलब होता है घेरा। तो हमारे चारों ओर जो घेरा है, मतलब ये आवरण जो है इससे मिलके बना है क्या, पर्यावरण। इसका अर्थ है कि हमारे चारों ओर मौजूद सभी जैविक और अजैविक तत्व जो मौजूद हैं उन सभी का जो घेरा है, जो मतलब सराउंडिंग है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। इन्वायरमेंट रिफर्स टू ऑल द लिविंग मतलब जीवित जो होते हैं जीव, जिसको हम बायोटिक कहते हैं, एंड नॉन लिविंग मतलब निर्जीव अबायोटिक कंपोनेंट सराउंडिंग अस विच इन्फ्लुएंस आवर लाइफ। मतलब कि हमारे चारों तरफ जो जीवित और निर्जीव तत्व हैं जो मौजूद हैं, वो उन सभी द्वारा हमारा जो जीवन है वो इन्फ्लुएंस जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आया होगा कि पर्यावरण का मतलब क्या है। अगर आपको लिखने के लिए आएगा पर्यावरण परिभाषा, तो इस पर हम एक अलग से वीडियो बना चुके हैं, और जो कि हमारा फर्स्ट लेक्चर है आपका फोर्थ सब्जेक्ट का, तो उसको आप जरूर देख लीजिए। तो चलिए अब हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और समझेंगे कि पर्यावरण क्षरण क्या है, मतलब कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन क्या है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए, पर्यावरण क्षरण वह प्रक्रिया है जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक क्या होता है, दोहन होता है। प्रदूषण और असंतुलित विकास के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता में लगातार क्या हो रही है, गिरावट आ रही है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण क्षरण कहते हैं। इसको हम अभी और आसान भाषा में समझेंगे। इसको हम और आसान भाषा में समझते हैं कि पर्यावरण जो क्षरण है इसका और मतलब क्या है। तो देखिए, जब प्राकृतिक पर्यावरण के घटक जैसे वायु, जल, मिट्टी, वन, जीव जंतु आदि की गुणवत्ता खराब हो जाती है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ने लगता है या बिगड़ जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण क्षरण बोलते हैं। एक बार फिर से, जब प्राकृतिक पर्यावरण के घटक जो पर्यावरण के कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि आपका वायु, जल, मिट्टी और वन, जीव जंतु आदि की गुणवत्ता खराब हो जाती है और पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है, तो इस प्रक्रिया को ही हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण क्षरण बोलते हैं। और इसका जो मुख्य कारण है, जो पर्यावरण क्षरण हो रहा है, जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, इसका जो मेन कारण है, जो मेन रीज़न है, वो क्या है, वो पहला जो आप एक कारण कह सकते हैं कि आपका जनसंख्या वृद्धि, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि का कारण है। और क्या है, देखिए, जनसंख्या वृद्धि मतलब जब जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या हो रहा है कि हमें रहने के लिए जो हमारा आवास है वो कम पड़ रहा है, और उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं, या फिर हमें ज़्यादा मतलब एक्सपेंड करना है, ज़्यादा विकास करना है, तो उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं,
वनों की कटाई कर रहे हैं, जिससे वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है और वहाँ पे रहने वाली जो पशु पक्षी हैं उनका भी आवास नष्ट हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, पारिस्थितिकी जो इकोसिस्टम है वो डिसबैलेंस हो रहा है, जिसकी वजह से भी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो एक तो हो गया आपका पर्यावरण वृद्धि, दूसरा आपका औद्योगिकरण मतलब ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ के चक्कर में, और फिर तीसरा आपका है शहरीकरण, मतलब गाँव की तरफ से लोग क्या कर रहे हैं, भाग के शहर की तरफ आ रहे हैं, या ज़्यादातर लोग शहर में रहना चाहते हैं। तो शहरों का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, और विस्तार होने की वजह से हम धीरे धीरे क्या है, हमारे आसपास जो पेड़ पौधे हैं, जो खेत खलियान हैं, उन सब की भी हम क्या कर रहे हैं, उनको काट के और वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मतलब शहर को और ज़्यादा एक्सपेंड कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग हो रहा है। जब हम ज़्यादा घर बनाएंगे, ज़्यादा चीज़ें करेंगे, तो जो प्राकृतिक संसाधन है उनका हम क्या करेंगे, ज़्यादा यूटिलाइजेशन करते हैं। और दूसरा जो कारण है वह है आपका पॉल्यूशन, मतलब प्रदूषण की वजह से भी ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो यहाँ पे आपने समझा कि पर्यावरण क्षरण क्या है और पर्यावरण क्षरण क्यों है, होता है, इसका मुख्य कारण क्या है, इसके बारे में भी आपने देखा। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम पर्यावरण क्षरण की जो परिभाषा है उसके बारे में अध्ययन करेंगे कि क्या है। यहाँ पे IUCN के अनुसार, अब यहाँ IUCN क्या है, तो IUCN का मतलब है कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। IUCN एक अंतर्राष्ट्रीय क्या है, संगठन है, जो कि प्रकृति और प्राकृतिक संसाधनों का क्या करता है, संरक्षण करता है और इनके संरक्षण के लिए कार्य करता है। इस संगठन की जो स्थापना है वो कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कहाँ पर हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी आपका ग्लैंड, जो कि पड़ता है कहाँ पर, स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में इसकी मतलब इसका जो हेड ऑफिस है वो है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड कंट्री में स्थित है। और इसका जो उद्देश्य है वो क्या है, प्रकृति की रक्षा करना और प्राकृतिक संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना। सतत जो उपयोग होता है इसके बारे में, या सतत विकास जो होता है इसके बारे में हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे। इस वीडियो में भी हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि सतत विकास क्या है, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। आगे हम लोग ये देखने वाले हैं कि पर्यावरण क्षरण के प्रकार क्या होते हैं, तो कितने प्रकार का जो डिग्रेडेशन होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि पर्यावरण के विभिन्न घटकों के आधार पर पर्यावरण क्षरण जो होता है वो मुख्यतः निम्न प्रकार का होता है। इसमें पहला जो है आपका वायु प्रदूषण है, जिसको हम वायु क्षरण भी बोलेंगे, ठीक है, वायु क्षरण। तो जो एयर डिग्रेडेशन है, एयर डिग्रेडेशन ये क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। एयर डिग्रेडेशन क्या है, तो देखिए, जब वायु की गुणवत्ता खराब हो जाती है और उसमें हानिकारक गैसें, धूल और धुआं बढ़ जाता है, तो इसे वायु का क्या कहते हैं, क्षरण कहते हैं। क्या वायु का क्षरण किसे कहते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। जब वायु की गुणवत्ता खराब हो जाती है और इसमें हानिकारक गैसें, धूल या धुआं बढ़ जाता है, तो इसे वायु का क्षरण कहते हैं। ये क्यों होता है, तो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है कि वाहनों से निकलने वाला धुओं के कारण, ठीक है, फैक्ट्रियों से निकलने वाली जो गैसें होती हैं, जो रासायनिक अपशिष्ट होते हैं, हालांकि रासायनिक अपशिष्ट जो होते हैं वो तो पानी में जाते हैं, तो उससे जल प्रदूषण होगा। लेकिन यहाँ पे वायु की बात करेंगे तो वाहनों से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों से निकलने वाली गैसें और कचरा इत्यादि से क्या होता है, वायु प्रदूषण बढ़ता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो दूसरा घटक है वो क्या है आपका, जल प्रदूषण, मतलब इसको हम जल क्षरण भी कहेंगे और इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, वाटर डिग्रेडेशन, ठीक है, वाटर डिग्रेडेशन। तो जल क्षरण क्या है इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, तो जब नदियों, झीलों, तालाबों या भूजल की गुणवत्ता में कमी या खराबी आ जाती है या खराब हो जाती है, तो इसे जल क्षरण कहा जाता है। किससे, नदियों के पानी में, ठीक है, या फिर झीलों या तालाबों या भूजल जो है उसकी गुणवत्ता खराब हो जाती है, तो इसे जल क्षरण कहा जाता है। अब ये जल क्षरण क्यों होता है, तो ये होता है आपका उद्योगों की वजह से, ठीक है, उद्योगों से निकलने वाले रासायनिक अपशिष्ट के कारण, या जो कि सीधे कहाँ जाके मिलता है, नदियों में जाके मिलता है, सीवेज से होता है, ठीक है, सीवेज जो शहरों में सीवेज वगैरह हैं, या तेल के रिसाव वगैरह की वजह से भी क्या होता है, जल प्रदूषण या जल क्षरण होता है। इसका प्रभाव क्या होता है, जल क्षरण की वजह से क्या बढ़ता है, जल प्रदूषण बढ़ता है,
ठीक है। और साथ में क्या होता है, इससे इसका जो प्रभाव होता है, प्रभाव में एक हमने देखा कि जल प्रदूषण होता है और दूसरा क्या प्रभाव है, जलीय जीव जो हैं वो नष्ट होते जा रहे हैं। तो किसकी वजह से, जल क्षरण की वजह से। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग देखते हैं तीसरा जो है वो मृदा क्षरण मतलब सॉइल डिग्रेडेशन है। तो सॉइल डिग्रेडेशन क्या है, जब मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता कम हो जाती है तो इसे मृदा क्षरण कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे कि जब मिट्टी की उर्वरता और गुणवत्ता कम हो जाती है तो इसे मृदा क्षरण कहेंगे। ये क्यों होता है कि जब हम खेती करते हैं तो हम अत्यधिक क्या करते हैं, अत्यधिक रासायनिक खादों का प्रयोग करते हैं, जिससे क्या होता है कि मृदा अपरदन होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन। ठीक है, सॉइल इरोजन। तो जब हम अत्यधिक रासायनिक उर्वरकों का यूज करते हैं तो इसमें क्या होता है, इसकी वजह से मृदा क्षरण होता है। और क्या है आपका दूसरा है जो कि मृदा अपरदन मतलब सॉइल इरोजन की वजह से भी होता है। इसका प्रभाव क्या पड़ता है, तो इसका प्रभाव जो होता है, इससे क्या होता है कि जो वन है उनकी कमी होती जाती है। जैसे मान लीजिए बाढ़ आई या फिर पेड़ पौधे सूखने लगते हैं या खुद से गिर जाते हैं, तमाम चीज़ें होती हैं साथ में। और क्या होता है कि जो हमारे लिए सबसे अहम है कि कृषि उत्पादन में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है और भूमि भी क्या होती है, बंजर होने लगती है। किसकी वजह से, मृदा क्षरण की वजह से। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा मृदा क्षरण क्या है और इसका प्रभाव क्या पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पॉल्यूशन। तो नॉइज पॉल्यूशन की बात करें तो जो यातायात में जैसे आप लोग गाड़ी चलाते हैं या बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि मान लीजिए वो जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर चौराहा है और रेड लाइट है, लाल बत्ती जल रही है और यहाँ गाड़ियाँ खड़ी हैं लाइन से, ठीक है। अब होता क्या है कि हमारे यहाँ भारत में अगर यहाँ पे कोई वाहन लेके खड़ा है और उसको ये दिख रहा है सामने कि आपसे पहले कम से कम 200 गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे क्या करता है, हॉर्न बजाता रहेगा, ठीक है। और ये एक बजाया तो इसको देख के बगल वाला बजाएगा, इधर वाला भी बजाएगा, इसके पीछे भी बजाएंगे, आगे वाला भी बजाएगा। तो मतलब थोड़ा सा भी लोगों को पेशेंस नहीं रहता कि हाँ देख रहे हैं कि 100 मीटर के आगे जो चौराहा है वहाँ पर रेड लाइट है, जिसकी वजह से गाड़ियाँ आगे नहीं बढ़ रही हैं और इनसे पहले भी 25-50 गाड़ियाँ लगी रहती हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है, थोड़ा संतोष तो है नहीं किसी को। सब क्या करते हैं, बस इनको आगे ही निकलना है कि मतलब बाईपास कर लें, अगर इनका बस चले तो यहाँ से सीधे ये बाईपास करके इस साइड में आ जाए। तो वाहनों से जो मतलब ध्वनि प्रदूषण होती है, या आजकल देखिए डीजे वगैरह जो बजते हैं उनसे ध्वनि प्रदूषण बहुत ज़्यादा होता है। और साथ में क्या है कि मशीनें वगैरह जो कारखाने वगैरह चलते हैं उनसे, उनमें जो मशीनें काम में आती हैं उनसे भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण बढ़ता है। तो ये हमने देखा ध्वनि प्रदूषण मतलब नॉइज पोल्यूशन। और नेक्स्ट है जैव विविधता का लॉस मतलब लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि जब पौधों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियां कम हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं तो इसे ही क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, मतलब समझ गए कि जब पौधों और जानवरों की विभिन्न प्रजातियां कम हो जाती हैं या समाप्त हो जाती हैं तो इसे ही हम क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। और जैव विविधता आती क्यों है, तो प्राकृतिक आवास नष्ट होने की वजह से। जैसे जब हमें क्या करना होता है, औद्योगिकरण करना होता है या शहरीकरण करना होता है, तो या मतलब हमें अपनी ज़रूरत के लिए वनों की कटाई जब हम करते हैं तो वनों की कटाई करने से जो प्राकृतिक आवास है जो जीव जंतुओं का, वो क्या होता है, नष्ट हो जाता है। और नष्ट होने की वजह से क्या होता है कि जो जंगलों में रहने वाले जीव जंतु हैं वो क्या होते हैं, उनकी संख्या कम होती जाती है या फिर वो भूख प्यास या तमाम चीज़ों की वजह से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो प्राकृतिक आवास नष्ट होने की वजह से और हंटिंग की वजह से मतलब शिकार की वजह से, और फिर नेक्स्ट जो रीज़न है वो क्या है, प्रदूषण की वजह से। तो इसकी इन सब सारी वजहों की वजह से क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी का भी लॉस हो रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि पर्यावरण क्षरण के प्रकार क्या हैं, तो इनके बारे में समझ में आ गया होगा कि पर्यावरण क्षरण क्या है। और जैव विविधता के बारे में हमने यहाँ पे बात की, जैव विविधता का प्रभाव क्या है इसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं। तो देखिए जब क्या होता है कि जैव
विविधता का लॉस होता है, मतलब बायोडाइवर्सिटी का लॉस होता है, तो इससे क्या होता है, जो इकोसिस्टम है हमारा उसका संतुलन क्या होता है, वो बिगड़ जाता है। क्योंकि होता क्या है कि या तो किसी एक तरह के जो जानवर हैं या मतलब किसी एक चीज़ की बहुत ज़्यादा मतलब अधिकता हो जाएगी या बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी, तो इसकी वजह से क्या होगा, इकोसिस्टम हमारा डिसबैलेंस हो जाएगा, जो कि हमारे लिए बहुत ही नुकसानदेह है। अब आगे हम बात करेंगे कि जो पर्यावरण प्रबंधन है, मतलब पर्यावरण क्षरण है, इसका प्रबंधन कैसे किया जाए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है कि पर्यावरण क्षरण का कारण क्या है। तो कारण के बारे में हम पहले ही आपको बता दिए कि पर्यावरण क्षरण जो होता है ये किन कारणों की वजह से होता है, क्या रीज़न है। तो हमने वहाँ पे बात की थी, सबसे पहले जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिकरण, शहरीकरण, वनों की कटाई और प्राकृतिक संसाधनों का अति दोहन। तो इसकी वजह से क्या होता है, पर्यावरण क्षरण हो रहा है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं, पर्यावरण क्षरण के प्रभाव। ठीक है, अब इनका प्रभाव क्या पड़ता है, प्रभाव के बारे में भी हम अभी डिस्कस कर लिए हैं, लेकिन एक बार फिर से देखिए, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो जलवायु परिवर्तन की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है और ग्लेशियर्स क्या है, वो पिघल रहे हैं, जिससे आप देखते होंगे कहीं मतलब बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है या कहीं बहुत ज़्यादा गर्मी होने लग रही है। तो इसकी वजह से बहुत क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो पर्यावरण क्षरण की वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। दूसरा, कृषि पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। कृषि पर प्रभाव कैसे पड़ रहा है कि सॉइल इनफर्टिलिटी बढ़ रही है, मतलब जो उपजाऊ ज़मीन है वो बंजर होती जा रही है। और रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, जो मतलब प्रोडक्टिविटी है, जो अनाज पैदा करने की क्षमता है ज़मीन में, मिट्टी में, वो क्या हो रही है, कम होती जा रही है। स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ रहा है। हेल्थ इफेक्ट्स क्या आ रहा है, रेस्पिरेटरी डिजीज़ बढ़ रही हैं, मतलब सांस से संबंधित बीमारियां बढ़ रही हैं और स्किन प्रॉब्लम्स भी बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट, प्राकृतिक आपदाएं, जैसा कि हमने पहले बताया कि जो जलवायु परिवर्तन है उसकी वजह से क्या हो रहा है, फ्लड, ड्रॉट और साइक्लोन जैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ड्रॉट का मतलब क्या है कि जैसे फ्लड है आपका, बाढ़ जैसी समस्या, ड्रॉट मतलब सूखा, और साइक्लोन मतलब जो चक्रवात वगैरह आते हैं, इसके बारे में आपने समझा। तो यहाँ तक चीज़ें हम समझ चुके हैं कि पर्यावरण क्षरण के प्रभाव क्या क्या पड़ते हैं, इनके बारे में हमने देखा। अब हम बात करेंगे कि पर्यावरण क्षरण जो है इसका प्रबंधन कैसे किया जाए, मतलब पर्यावरण का प्रबंधन क्या चीज़ है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसके उपाय के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, पर्यावरण प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है, संतुलित उपयोग और सुधार किया जाता है। तो हम क्या करते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन है, जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, उनका दोहन ना हो, तो इसलिए उनका क्या करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, उनका संरक्षण करते हैं, उनका संतुलित उपयोग करते हैं और सुधार करते हैं। यही जो प्रक्रिया है, इसी को हम क्या बोलते हैं, पर्यावरण प्रबंधन कहते हैं। Environmental management refers to the sustainable use and protection of natural resources to maintain ecological balance। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कि पर्यावरण प्रबंधन के उपाय क्या क्या हैं। तो पर्यावरण प्रबंधन के उपाय देखने से पहले हम सबसे पहले उद्देश्य देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, पर्यावरण प्रबंधन का उद्देश्य पर्यावरण को सुरक्षित रखना, प्रदूषण को कम करना और प्राकृतिक संसाधनों का संतुलित एवं सतत उपयोग करना। इसके लिए निम्नलिखित प्रमुख उपाय किए जाते हैं। तो प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, सतत विकास और जैव विविधता की रक्षा ही हमारा क्या है, मैनेजमेंट, जो हमारा प्रबंधन है, पर्यावरण प्रबंधन है, उसका जो उद्देश्य है उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना, प्रदूषण नियंत्रण करना और सतत विकास मतलब जो भी चीज़ें हम यूज कर रहे हैं उनको हम ऐसा नहीं कि यूज करके वो ख़त्म कर दें आज ही, नहीं, उसका क्या करता है कि मतलब एक क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और जैव विविधता की रक्षा करना। पर्यावरण प्रबंधन के उपाय की बात करें, इनके क्या मेजर्स हैं, उनमें हम लोग देखते हैं। तो पहला हमारा है वनीकरण, मतलब अफॉरेस्टेशन। वनीकरण में हम क्या करते हैं, तो इसमें हम क्या करते हैं, वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण करते हैं। तो जब पेड़ों की कटाई को रोकना और अधिक से अधिक वृक्षारोपण मतलब ट्री प्लांटेशन करना पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण उपाय है। इसके बारे में आप लिख सकते हैं। क्या है वनीकरण? तो वनीकरण में आपने देखा कि वनों का संरक्षण और वृक्षारोपण, इसमें हम करते क्या हैं, पेड़ों की कटाई को रोका जाता है और अधिक से अधिक वृक्षारोपण मतलब ट्री प्लांटेशन करना पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण उपाय है।
नेक्स्ट यहाँ पे 3R सिद्धांत। अब ये 3R सिद्धांत क्या है इसके बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए 3R सिद्धांत जो है वो पर्यावरण प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और जिसका उद्देश्य कचरे को कम करना और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना। तो 3R का अर्थ जो है वो क्या है, रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। ठीक है, जो 3R है इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, तो पहला जो R है उसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिड्यूस, मतलब कम करना। ठीक है, अब क्या कम करना उसके बारे में हम अभी बताएंगे। और रीयूज मतलब दोबारा उसका प्रयोग करना, और रिसाइकल मतलब कि पुनर्चक्रण करना। ठीक है, तो ये 3R है। अब इसके बारे में एक एक करके हम अध्ययन करेंगे कि रिड्यूस क्या करना है, रीयूज का क्या करना है, और साथ में रिसाइकल क्या करना है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो देखिए पहला है कि रिड्यूस का मतलब कम करना। तो इसका मतलब ये है कि कचरे और संसाधनों के उपयोग को कम करना ताकि पर्यावरण पर दबाव न पड़े। जैसे जो भी हम कचरा वगैरह फैलाते हैं उसको कम फैलाएं, और जो हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं उस पर डिपेंडेंसी थोड़ा कम करें, थोड़ा हम कम यूज करें, कम मतलब उसका जो दोहन है वो ना करें। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण पर दबाव कम पड़ेगा। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि प्लास्टिक से क्या होता है, प्रदूषण फैलता है। ठीक है, तो हम प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल कम कर दें, उसका उपयोग करना कम कर दें, ऐसा कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे हम जो बिजली यूज करते हैं वो अनायास बिजली न खर्च करें, पानी अनायास न खर्च करें। तो बिजली की बचत, पानी की बचत, ये भी करके हम क्या कर सकते हैं, हम मतलब इसमें कमी लाके हम पर्यावरण की मदद कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे हम बात करेंगे कि जब हम कागज़ पे कुछ लिखते हैं तो ऐसा नहीं कि एक कॉपी हमने ख़रीदा और ये पूरा पेज है, अब इस पूरे पेज में हम थोड़ा सा यहाँ पे लिख के और बाकी हम क्या कर दें कि ये वेस्ट हो गया, अब हम आगे बढ़ जाएं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो इतना ये जो रीज़न है, ये पूरा एरिया ये अभी भी वेस्ट नहीं हुआ, हम इसका उपयोग कर सकते हैं जिससे हमें कम से कम कागज़ परचेज करने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्योंकि आपको पता है कि जो कागज़ बनता है वो पेड़ों से बनता है, और अगर कागज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो हम क्या करेंगे, पेड़ों की कटाई करेंगे, वनों की कटाई करेंगे। तो इससे क्या होगा, पर्यावरण का संतुलन बिगड़ेगा। तो हम कम से कम इनका पेपर का कम से कम यूज करें। तो इस तरह से हमने देखा कि रिड्यूस का मतलब ये हुआ। अब हम अगला बात करेंगे रीयूज का मतलब कि पुनः उपयोग करना। ठीक है, तो पुनः हम क्या उपयोग कर सकते हैं, देखिए जैसे कि हम नई वस्तुएं खरीदने से बेहतर है कि पुरानी वस्तुओं का रीयूज करें। जैसे हम क्या कर सकते हैं कि पुराने जो कागज़ हैं उनसे हम क्या कर दें, उनको नया बना दें। ठीक है, पुराने कागज़ से नया कागज़ बना दें। दूसरा, हम क्या कर सकते हैं, प्लास्टिक और जो मतलब यहाँ पे रीयूज की बात हो रही है, तो रीयूज में हमें क्या करना है कि हमें क्या करना है, चीज़ों को बार बार प्रयोग करना है। जैसे मान लीजिए हम जाते हैं, मार्केट जाते हैं, ठीक है, और मार्केट जाते हैं तो हम क्या करते हैं, घर से बैग लेके नहीं जाते हैं। ठीक, हम सोचते हैं कि जाएंगे तो दुकानदार हमको एक पॉलीथीन के उसमें मतलब पॉलीथीन में भर के दे देगा चीज़ें। ऐसा नहीं करना है। हम अगर चीज़ें क्या करें, हम घर से एक कपड़े का थैला ले लें या कोई भी एक थैला ले लें, या मान लीजिए हम पहली बार गए, हमारे पास कोई साधन नहीं था, वहाँ पर हमको एक प्लास्टिक का थैला मिल गया। अब हम जब दोबारा मार्केट जाएंगे तो हम कोशिश करें कि उसी प्लास्टिक के थैले को लेके जाएं, जिससे हम कम से कम चीज़ें मतलब वेस्ट हो, ज़्यादा प्लास्टिक ना फैले, तो हम उसको रीयूज कर सकते हैं। साथ में क्या है, जैसे कांच की बोतल हैं तो कांच की बोतलों का फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है। कपड़े के जो थैले हैं उनको फिर से इस्तेमाल किया जा सकता है ना। पुराने कपड़ों को हम नए काम में या दोबारा किसी काम के लिए यूज कर सकते हैं। कागज़ के दोनों तरफ लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि रीयूज कर सकते हैं। तीसरा, यहाँ पर रिसाइकल की बात हो रही है, तो रिसाइकल में हम क्या करेंगे, पुनर्चक्रण में तो हम क्या है कि जो पेपर है, ठीक है, पेपर एक बार हमने लिख दिया, अब वो ख़त्म हो गया, अब उस पेपर को हमको गलाना नहीं है, सड़ाना नहीं, फेंकना नहीं है, हम उसको रिसाइकल कर दें और फिर से नया पेपर बना लें। प्लास्टिक हो गया या धातु की चीज़ें हो गई, उनको पिघला कर फिर से नई चीज़ें बनाई जा सकती हैं। कचरा जो है, उस कचरे को हमें इधर उधर नहीं फेंकना है, उसको सड़ा के गला के हम उसका खाद बना सकते हैं, या फिर मतलब खादी बना सकते हैं, या उसको और भी किसी काम में हम ला सकते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 3R सिद्धांत क्या है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा 3R सिद्धांत क्या है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम जल संरक्षण की।
ठीक है। तो जल संरक्षण में हम क्या करेंगे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जो वर्षा का पानी है उसको संरक्षित करके हम मतलब जो भूजल है उसके लेवल को बढ़ा सकते हैं। और इफ़िशिएंट इरिगेशन करके, जैसे गांव में आप देखते हैं कि जो ट्यूबवेल होता है उसको ओपन कर देते हैं और नाली से सीधे पानी खेत में जाता है। और अगर मान लीजिए कि ये पूरा आपका खेत है, पूरा फील्ड है, अब यहाँ पे पानी आ रहा है, ठीक है। अब ये पानी आ रहा है, ये यहाँ से जब तक ये पूरा पानी यहाँ तक नहीं फैलेगा तब तक आप मान लीजिए आपकी सिंचाई नहीं हो पाएगी। तो अगर हम इफ़ेक्टिव सिंचाई चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या करेंगे, ऐसे मान लीजिए हमने पाइप यहाँ पर बिछा दी और इन पाइप में यहाँ पर हम क्या कर दें, थोड़ा थोड़ा होल कर दें इस तरह से, और इस पर आती हैं जो कुछ फव्वारे आते हैं जिनको हम यहाँ पे लगा दें। तो और इसको हम एक पाइप के थ्रू कनेक्ट कर दें तो क्या होगा कि यहाँ पे सभी में ऐसे पानी जाएगा और ये पूरा इससे इतनी दूर की सिंचाई संभव हो पाएगी। तो हम क्या करेंगे कि इफेक्टिव जो इरिगेशन है उसका यूज करके पानी की बचत कर सकते हैं। तो इससे हम क्या करेंगे, जल संरक्षण भी करेंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे नवीकरणीय ऊर्जा, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी में हमें क्या करना है कि हमें जो यूज करना है वो सौर ऊर्जा का यूज करना है, ठीक है। सौर ऊर्जा का यूज करना है जिससे हम क्या करें, कोयले का यूज कम कर दें, जो थर्मल पावर होता है उसका यूज न करके हम नवीकरण ऊर्जा पे डिपेंड हो जाएं। तो इससे क्या होगा कि पर्यावरण को संतुलित करने में काफ़ी मदद मिलेगी। जैसे हम इसमें कर सकते हैं सोलर एनर्जी का यूज कर सकते हैं, विंड एनर्जी का यूज कर सकते हैं और बायोगैस का भी यूज कर सकते हैं और जल विद्युत का भी हम यूज कर सकते हैं जो हाइड्रो पावर होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो हमारा रिन्यूएबल एनर्जी है उसका भी यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पर्यावरण को बचा सकते हैं। नेक्स्ट, पर्यावरणीय शिक्षा, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो हम आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपको अगर इससे थोड़ी बहुत जागरूकता मिलती है तो आप अपने आसपास कचरा नहीं फैलाएंगे, या आप मतलब कोशिश करेंगे कि आप चीज़ों को दोबारा यूज करें, उसको फेंके नहीं। तो इससे आप क्या करेंगे, पर्यावरण के संरक्षण में मदद करेंगे। और जब आप शिक्षित होंगे तो आप साथ में दूसरे को भी क्या करेंगे, शिक्षित करेंगे, क्योंकि आप शिक्षक बनने जा रहे हैं, आप शिक्षक बनने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो उस ट्रेनिंग में अगर आप ये सारी चीज़ें सीखे रहेंगे तो कल को जब आप स्कूल में जाएंगे, ठीक है, और विद्यालय में पढ़ाना शुरू करेंगे तो आप भी क्या करेंगे, बच्चों को इसके बारे में अवेयर करेंगे, जागरूक करेंगे और उनको बताएंगे कि मतलब क्या चीज़ें करने से पर्यावरण क्षरण होता है, जिससे हमारा पर्यावरण क्या हो रहा है, उसका संतुलन बिगड़ रहा है। तो संतुलन ना बिगड़े इसलिए क्या करना है, बच्चों को इसके बारे में जागरूक करना है और स्कूल करिकुलम में इसको इंक्लूड करना है। जो विद्यालय का पाठ्यक्रम है उसमें भी इसको इंक्लूड करना है ताकि अवेयरनेस फैले और पर्यावरण के बारे में लोग शिक्षित हों। तो इस तरह से हमने देखा कि पर्यावरण का जो प्रबंधन है उसके क्या क्या मेजर्स हैं, इसके बारे में हम यहाँ पे समझें। अब नेक्स्ट हम आगे बात करेंगे कि सतत विकास क्या है। तो सतत विकास के बारे में हमने पहले ही बताया था कि हमारी आज की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करते हुए भविष्य में आने वाली जो हमारी जनरेशन है उनका जो मतलब उनके लिए जो आवश्यक चीज़ें हैं उनका भी ख्याल रखा जाए। इस तरह से अगर हम किसी चीज़ का उपयोग करते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सतत विकास बोलते हैं। तो सतत विकास के बारे में उम्मीद है कि हमको समझ में आ गई चीज़ें, कि ऐसा विकास जो वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करे बिना भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों से समझौता करते हुए। तो उम्मीद है आपको कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आप समझ चुके होंगे। आगे हम अब देखने वाले हैं कि पर्यावरण क्षरण बनाम पर्यावरण प्रबंधन, मतलब दोनों के बीच क्या कंपैरिजन है, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे पर्यावरण क्षरण और ये आपका पर्यावरण प्रबंधन है। तो पर्यावरण क्षरण क्या है, विनाशकारी है, अनियंत्रित विकास की वजह से होता है और इससे पर्यावरण असंतुलित होता है। पर्यावरण प्रबंधन करने से क्या होता है, संरक्षण बढ़ता है, मतलब हम संरक्षित कर सकते हैं चीज़ों को, संतुलित विकास कर सकते हैं और पारिस्थितिक संतुलन जो इकोलॉजिकल जो सिस्टम है उसमें संतुलन बैठा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप लिख सकते हैं कि दोनों में कंपैरिजन क्या है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, और नेक्स्ट हमारा है कंक्लूजन। तो निष्कर्ष में हम ये देखते हैं कि पर्यावरण क्षरण मानव गतिविधियों का ही क्या है, परिणाम है, लेकिन सही प्रबंधन, जागरूकता और सतत विकास के माध्यम से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इज अ सीरियस ग्लोबल इशू, ये क्या है, वैश्विक एक इशू है, बट थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट
अवेयरनेस एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस इकोलॉजिकल बैलेंस कैन बी रिस्टोर्ड। तो अगर हम क्या करें, सही प्रबंधन करें, जागरूकता सही फैलाएं और सतत विकास के माध्यम से हम चीज़ों को नियंत्रित कर सकते हैं, पर्यावरण को संतुलित कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है कि आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी तो फिर आप क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ में कमेंट भी करिएगा अगर आपको कुछ भी पूछना है तो। शेयर भी करना है साथ में। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आप चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, जिससे आप खुद भी सब्सक्राइब करें और दूसरे से भी सब्सक्राइब करवाएं। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी अपडेट्स आपसे न छूटे, समय पे आपको मिले। तो चलिए आज की वीडियो में बस यहीं तक, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।